Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss about a very new topic, that is building bylaws in practice. So there are certain laws, ठीक है, bylaws which we have to read. कुछ bylaws है जो कि हम लोग को रीड करना है, आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है. वी हैव टू स्टडी दैट लॉज, ठीक है. अब ये जो बाइलॉज है वो क्या करते हैं, बिल्डिंग को सेफ बनाते हैं, फंक्शनल बनाते हैं एंड कन्वीनियंट फॉर एवरीवन. ओके, अगर ये बाइलॉज को हम लोग फॉलो करेंगे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, आइदर कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल, सो इट विल मेक them safe, functional and convenient for everyone. Okay, so let's discuss one by one all the rules. Okay, so the first one is off street parking. So what does it mean? Off street parking क्या होता है, that you have to give parking space inside your premises. means अगर आप कोई प्लॉट लिए हैं, ठीक है, प्लॉट लिए हैं, अगर उसमें आप बिल्डिंग्स बना रहे कुछ, तो आपको पार्किंग स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप जो है अपना गाड़ी रोड में पार्क करें या बाहर पार्क करें. यू हैव टू गिव द पार्किंग स्पेस इनसाइड. ओके, सो सम आर द स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड्स आर देयर, लाइक फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए पार्किंग स्पेस कितना देना है, तो 1 कार पार्किंग स्पेस पर 100 स्क्वायर मीटर ऑफ बिल्ट अप एरिया. ठीक है, तो जितना भी बिल्ट अप एरिया है, जितना भी नहीं, 100 स्क्वायर मीटर अगर बिल्ट अप एरिया है, मीन्स उतना एरिया में आपका बिल्डिंग बना हुआ है, तो उस केस में आपको 1 कार का पार्किंग स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग का बात करें, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग का बात करें, तो उस केस में टोटल बिल्ट अप एरिया जितना है उसका 25 to 30% हम लोग को पार्किंग एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा इनसाइड द प्रीमिसेस. ठीक है, मतलब प्लॉट के अंदर ही आपको 25 से 30% जो है एरिया प्रोवाइड, पार्किंग एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑफ टोटल बिल्टअप एरिया. जितना बिल्टअप एरिया, टोटल प्लॉट एरिया का नहीं, टोटल बिल्टअप एरिया का 25 से 30% आपको पार्किंग एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ रूल्स ये भी बनाए गए कि आप बेसमेंट में भी पार्किंग कर सकते हैं. बेसमेंट जनरली आपका अंडरग्राउंड रहता है, तो यहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउड फॉर ऑल बिल्डिंग्स विद रेस्ट्रिक्शंस फॉर सेफ यूजेज. कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है ताकि आप सेफली जो है वहाँ पे पार्किंग एज अ पार्किंग स्पेस उसको यूटिलाइज कर सकें. तो क्या रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ. पहला रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि आपका फुली मतलब वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए. ठीक है, वेंटिलेशन शुड बी बेटर इन योर बेसमेंट. वेंटिलेशंस मीन्स कि एयर का फ्लो अच्छा खासा हो. ठीक है, लाइट शुड बी देयर, लाइट अच्छा रहना चाहिए ताकि आप इजीली आपको स्पेस दिखे, आप अपना गाड़ी को आराम से पार्क कर सकें. तीसरा, वेंटिलेशन से क्या होता है कि आपका जो एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है, जो हार्मफुल जो गैसेस होता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वो सब का. ठीक है, प्लस आपका जो स्ट्रक्चर है, मतलब बेसमेंट है, वो उसका स्ट्रेंथ जो है अच्छा खासा रहना चाहिए. स्ट्रेंथ जो है वो ऐसा रहना चाहिए कि वो व्हीकल का वेट तो संभाल ही सके, प्लस उसके द्वारा जो वाइब्रेशंस होता है, व्हीकल्स चलता है तो उसका जो वाइब्रेशंस होता है उसको भी उस मतलब कि इतना स्टेबल होना चाहिए, इतना स्टेबिलिटी होना चाहिए कि वो आराम से जो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है व्हीकल, उसको आराम से रजिस्ट कर सके. क्लियर. अब ऑफ स्ट्रीट पार्किंग क्यों मैटर करता है, इसको हम लोग समझते हैं व्हाई इट मैटर्स. तो पहला कि इट रिड्यूसेस ट्रैफिक जाम्स ऑन रोड. ऑफ स्ट्रीट पार्किंग अगर हम लोग करेंगे, मतलब अगर आपका कोई भी बिल्डिंग है, चाहे रेसिडेंशियल है या कॉमर्शियल है, अगर अंदर ही हम लोग पार्क करेंगे तो बाहर क्या होगा, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा. ठीक है, फिर पेडेस्ट्रियन को इनकन्वीनियंस नहीं होगा. प्लस मॉल और कॉम्प्लेक्सेस के लिए मल्टी लेवल पार्किंग मैंडेटरी बोला गया. ठीक है, जैसे मॉल आपको एक दिख रहा होगा, मॉल में क्या है, मल्टी लेवल पार्किंग. मल्टी लेवल मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके एक ही लेवल में पार्किंग है, इट्स अ मल्टी लेवल पार्किंग. ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा, मतलब इस फ्लोर में भी आपको पार्किंग है, उसके ऊपर वाले
लेवल में भी आपका पार्किंग है, ठीक है। तो दिस वन इज अ मल्टी लेवल पार्किंग। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन, दैट इज फायर प्रोटेक्शन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फायर प्रोटेक्शन? फायर प्रोटेक्शन इसमें आपका बायलॉज क्या कहता है? तो बायलॉज ये कहता है कि आपको फायर अलार्म्स, स्प्रिंकलर्स और एक्सटिंग्विशर, ठीक है, एंड एक्सटिंग्विशर, ठीक है, एक्सटिंग्विशर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ पे? इन हाई राइज बिल्डिंग्स ओवर 15 मीटर इन हाइट। मीन्स अगर आपका बिल्डिंग, ठीक है, अगर उसका हाइट जो है 15 मीटर से ऊपर है, तो इस केस में बायलॉज कहता है कि आपको फायर अलार्म्स, स्प्रिंकलर्स एंड एक्सटिंग्विशर ये सब क्या करना होगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फायर अलार्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? फायर अलार्म है। ये है आपका स्प्रिंकलर। फायर अलार्म क्या होता है? अगर फायर इन केस लगता है, ठीक है, इन केस आपका फायर लगता है तो फॉर सेफ्टी फायर अलार्म क्या होता है? वो बजने लगता है, वो साउंड क्रिएट करता है, तो उस केस में अलर्ट हो जाता है रेसिडेंट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या है? कि ऑटोमेटिक आपका डिवाइस है, ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विशिंग करने लगा। मतलब कि ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जैसे एयर का टेम्परेचर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 165 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, उस केस में ये जो है आपका स्प्रिंकलर, इसमें लगा हुआ रहता है सेंसर, ठीक है। ये देख लेगा और इसमें अपने से ऑटोमेटिक क्या होगा? वाटर स्प्रिंकल होने लगेगा। तो ये क्या करता है कि जो अगर फायर लगा है तो उस केस में उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड रहता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से, तो इसमें सेंसर है कि 165 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर जैसे हुआ, जैसे पहुंचा वहाँ तक आराम अपने आप जो है इसमें क्या होगा? वाटर स्प्रिंकल करने लगेगा, ठीक है। प्लस वी हैव टू प्रोवाइड द इमरजेंसी एग्जिट्स ऑल्सो, ठीक है, सॉरी, we have to provide the emergency exit also. how much wide? तो 1.5 मीटर वाइड, ठीक है। उसका चौड़ाई कितना रहना चाहिए इमरजेंसी एग्जिट का? तो 1.5 मीटर वाइड। क्लियर है? वी हैव टू यूज द मटेरियल्स विच आर फायर रेजिस्टेंट लाइक इंडोर्स, इन वॉल्स और स्टेयर केसेस। तो स्टेयर केस हो गया, वॉल हो गया, डोर्स हो गया, यहाँ पे हम लोग को फायर रेजिस्टेंट मटेरियल को यूज करना है। क्लियर है? सो वाई इट मैटर्स? सो इट प्रोटेक्ट लाइफ्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो फायर प्रोटेक्शन किस लिए जरूरी है, क्यों मैटर करता है? तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है लाइफ्स को, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर कभी आग वगैरह लगता है तो उस केस में ये फायर प्रोटेक्शन जो भी इंस्टॉलेशन है ये क्या करता है? सतर्क कर देता है यूज़। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइफ्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी उस बिल्डिंग में है, ठीक है, उसका लाइफ को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इंश्योर फायर ट्रक्स कैन एक्सेस बिल्डिंग्स थ्रू डेजिग्नेटेड फायर लेन्स। क्लियर? और इंश्योर करता है कि इजीली इतना स्पेस वहाँ पर रहे कि फायर ट्रक्स आराम से आ सके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिनिमम प्लॉट साइज, ठीक है। सो मिनिमम प्लॉट साइज, ये आपको नाम से पता चल रहा होगा मिनिमम प्लॉट साइज मीन्स क्या होता है, ठीक है। इट मीन्स हाउ मच प्लॉट डू यू रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड एनीथिंग, ठीक है, आइदर रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल, ठीक है। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग बनाना है, आइदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग और कॉमर्शियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, यू हैव अ मिनिमम प्लॉट साइज, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉलो ऑल द बायलॉज। तो बायलॉज का जितना भी रूल्स है, मतलब जितना भी बायलॉज है, बिल्डिंग बायलॉज, अगर उसको फॉलो करना है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी फॉलो करना पड़ेगा कि कितना मिनिमम प्लॉट साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक छोटा सा रूम का बराबर प्लॉट खरीद लिए और बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको बिल्डिंग्स बनाना है, तो ये क्या करेगा? बस ओवर क्राउडिंग करेगा, ठीक है। प्लस आप लैंड को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे,
प्लस जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है लाइक सैनिटेशन, वेंटिलेशन, ओपन स्पेस, ये भी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है आपका मिनिमम प्लॉट साइज का रूल आया। इसके अनुसार क्या है कि आपको कितना ज़मीन चाहिए, आपको अगर घर बनाना है तो रेसिडेंशियल के लिए मिनिमम प्लॉट साइज होता है 50 स्क्वायर मीटर। रेसिडेंशियल कौन सा, तो इंडिपेंडेंट हाउसेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट हाउसेस के लिए मतलब एक इंसान जो है वो अपने लिए घर बनाया है, तो आपको अगर अकॉर्डिंग टू बायलॉज घर बनाना है तो आपको मिनिमम स्पेस कितना चाहिए, तो 50 स्क्वायर मीटर। इससे कम स्पेस है तो आप जो है आपका बिल्डिंग नहीं क्रिएट कर सकते अकॉर्डिंग टू द बायलॉज। क्लियर है। अगर आप अपार्टमेंट बना रहे हैं, ठीक है, अपार्टमेंट बना रहे हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा प्लॉट चाहिए होता है, तो उस समय मिनिमम प्लॉट साइज कितना होगा, 500 स्क्वायर मीटर फॉर स्मॉल अपार्टमेंट। 500 स्क्वायर मीटर मिनिमम चाहिए होता है प्लॉट साइज फॉर स्मॉल अपार्टमेंट, ठीक है। अगर उससे बड़ा अपार्टमेंट बना रहे हैं तो उसके इसमें ज़्यादा हम लोग को प्लॉट साइज चाहिए होगा। क्लियर है। अगर हम लोग कॉमर्शियल बना रहे हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं जैसे शॉप वगैरह बना रहे हैं या स्मॉल हाउस ऑफिसेस, तो उस केस में मिनिमम 200 स्क्वायर मीटर हम लोग को स्पेस चाहिए होता है, और इतना एरिया चाहिए तभी हम लोग अकॉर्डिंग टू बाय लॉज, ठीक है, शॉप या फिर स्मॉल ऑफिसेस बना सकते हैं। अगर लार्जर हम लोग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उस केस में 1000 स्क्वायर मीटर और मोर इतना स्पेस चाहिए, ठीक है। मिनिमम इतना बड़ा प्लॉट आपका होना चाहिए, तब आप लार्जर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। मिनिमम इतना चाहिए, इससे या फिर इससे भी ज़्यादा चाहिए होगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। क्लियर। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल का बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए मिनिमम जो हम लोग को 1000 स्क्वायर मीटर चाहिए। अगर लार्जर सेटअप है तो उसके इसमें 2500 स्क्वायर मीटर या फिर उससे भी ज़्यादा चाहिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन। मीन्स इस टाइप का इंडस्ट्री है उसके हिसाब से आपको स्पेस चाहिए होगा। क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स वेल। So now the next topic is wall thickness. So according to bylaws wall thickness कितना होना चाहिए, wall means दीवार, ठीक है। तो दीवार का थिकनेस कितना होना चाहिए, वॉल का थिकनेस कितना हो जाए, तो ये किस पर डिपेंड करता है। तो बायलॉज ये भी बताया है कि आपको अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन आपको कितना मिनिमम थिकनेस होना चाहिए। तो ये किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ वॉल पे, किस टाइप का वॉल है आपका, लोड बियरिंग वॉल है कि पार्टीशन वॉल है, प्लस क्या पर्पस है उसका वॉल को बनाने का, प्लस स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्या हम लोग को रिक्वायर्ड है। क्लियर है। अब ये थिकनेस क्या इंश्योर करता है, इंश्योर करता है कि आपका स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को, इंसुलेशन को एंड फायर रेजिस्टेंस को। मीन्स अगर थिकर वॉल है तो वो ज़्यादा साउंड इंसुलेशन उसमें होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस भी रहेगा, ठीक है। तो वो थिकनेस इंश्योर करता है। अब अगर हम लोग को पार्टीशन वॉल लेना है, ठीक है, पार्टीशन वॉल क्या होता है, दो स्पेस को हम लोग डिवाइड करते हैं पार्टीशन वॉल के थ्रू, तो उस केस में हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेंथ तो चाहिए नहीं क्योंकि वो लोड तो बियर नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, थिकनेस वहाँ पे कम यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस या फिर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करते हैं, वॉल का थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ वॉल हम लोग समझते हैं एंड देयर थिकनेस रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला जो है टाइप है वो आपका लोड बियरिंग वॉल्स, ठीक है। लोड बियरिंग वॉल्स क्या होता है, वो वॉल्स नाम से पता चल रहा है जो कि लोड को बियर करता है, मतलब वो उसमें लोड आ रहा है, तो लोड किसका किसका आ सकता है, तो वेट ऑफ द रूफ, छत का भार, प्लस अपर फ्लोर्स आ सकता है और अदर स्ट्रक्चरल लोड आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वॉल आपका बना है, ये जो वॉल है ये क्या है आपका लोड बियरिंग वॉल है। यहाँ पे कोई कॉलम आपको दिख नहीं रहा है, तो मतलब जो भी छत में लोड आ रहा है वो कैरी कौन कर रहा है, तो आपका वॉल ही कैरी कर रहा है। तो इस टाइप का वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बियरिंग वॉल, ठीक है। अब ये ऑब्सोल्यूट हो गया, अब यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग को जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड थिकनेस कितना होना चाहिए लोड बियरिंग वॉल के लिए, तो एटलीस्ट 230 mm होना चाहिए थिकनेस
फॉर द ब्रिक इन रेसिडेंशियल और स्मॉल बिल्डिंग्स। तो ये आपका ब्रिक है जिसका लेंथ है 230, फिर विड्थ कितना है 115 और थिकनेस है आपका 75 mm। क्लियर है? तो मिनिमम इतना थिकनेस होना चाहिए 230 mm फॉर लोड बेयरिंग वॉल्स। ठीक है, अगर आपका लार्ज या फिर हाई राइज बिल्डिंग है तो उस केस में हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट वॉल यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसका थिकनेस डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पे। क्लियर है? अगर आप 10 तल्ला बना रहे हैं तो उस केस में अलग टाइप का थिकनेस यूज़ करेंगे हम लोग, 20 तल्ला बना रहे हैं तो उसके लिए अलग। क्लियर? तो इट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। So now let's go through the partition wall. So what do you mean by the term partition wall? Partition wall internal walls होता है जो कि रूम और स्पेस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपका लोड कैरी नहीं करता है, ये लोड आपका कैरी नहीं करते हैं, ये क्या करेंगे बस डिवाइड करते हैं स्पेस को, रूम को या फिर स्पेस को। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग कुछ फिगर्स देखेंगे, जैसे कि आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है, ये फिगर दिख रहा है, इसमें आपको पार्टीशन वॉल दिख रहा है ब्रिक का। ठीक है, तो ये आपका ब्रिक का पार्टीशन वॉल है। क्लियर है? और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो आपका पार्टीशन वॉल है जो जनरली ऑफिस में यूज़ होता है, वो आपका जिप्सम बोर्ड, जिप्सम बोर्ड। ठीक है, उसका बना हुआ है। यहाँ पे आपका होलो ब्लॉक से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टीशन वॉल बना रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड थिकनेस क्या होता है ब्रिक वॉल के लिए? स्टैंडर्ड थिकनेस हो गया आपका 115 mm। अगर ब्रिक वॉल से हम लोग पार्टीशन वॉल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके इसमें 115 mm स्टैंडर्ड थिकनेस हो गया उसका, 4.5 इंच जिसको हम लोग बोलेंगे। अगर जिप्सम बोर्ड या फिर हॉलो ब्लॉक से बना रहे हैं तो उसके इसमें 75 से 100 mm के बीच ये लाई करेगा थिकनेस ऑफ द पार्टीशन वॉल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉल सेपरेटिंग किचन फ्रॉम द लिविंग रूम। तो ये आपका लिविंग रूम है और ये आपका किचन है जिसको एक पार्टीशन वॉल क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। फिर ऑफिस पार्टीशन इन मॉडर्न कमर्शियल स्पेस, तो ऑफिस का पार्टीशन है जिसमें हम लोग जिप्सम बोर्ड को यूज़ किए हैं। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। So this is all for today. Thank you so much. I hope you like the lecture. Kindly subscribe and like my YouTube channel to get more lectures.